हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ फ्यूगासिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2000 से लेकर के 2016 तक के। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है फ्यूगासिटी। तो पहले फ्यूगासिटी जान लीजिए क्या है। तो जैसे हम लोग सोल्यूशन में पढ़ते हैं ना कि जो हमें किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सी देता है, लेकिन उसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है वो उसकी एक्टिविटी के इक्वल होता है। एक्टिविटी इक्वल टू होता है गामा इंटू सी। ठीक है, और ये गामा जो है ये होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट, और सी जो है सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, ए जो है ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का। ऐसी ही फ्यूगासिटी है। तो ये किसी भी गैस का इफेक्टिव प्रेशर होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू होता है फाई इंटू पी। पी जो है ये जो प्रेशर दिया रहेगा गैस का, लेकिन जो एक्चुअल प्रेशर होता है, ट्रू प्रेशर होता है, वो फ्यूगासिटी होता है या इफेक्टिव प्रेशर होता है। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं हम कैसे गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर के साथ वेरी करती है। तो हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो डी जी बराबर होता है वी डी पी माइनस एस डी टी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी जीरो होगा, तो डी जी इजक्वल टू आ जाएगा डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी इजक्वल टू होगा वी। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो हमको मिलेगा ये जी पी एफ मतलब फाइनल प्रेशर पे जो गिव्स फ्री एनर्जी है और इनिशियल प्रेशर पर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी आई टू पी एफ वी डी पी। ठीक है, और v बाई एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोलर गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में। ठीक है, तो ये मोलर गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस होता है उसका इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी होता है। तो वहाँ से हम एक रिलेशन लिख करके हम इसको फर्दर सॉल्व करके हम जो निकाल सकते हैं इक्वेशन, वो ये आएगा कि मोलर गिव्स फ्री एनर्जी P इज इक्वल टू मोलर गिव्स फ्री एनर्जी जीरो प्लस आर टी एल एन पी बाई पी जीरो। मतलब ये आपका एक इक्वेशन है गिव्स फ्री एनर्जी का, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये जो पी एफ होता है, सपोज कि आप इनिशियल प्रेशर 1 बार ले रहे हो, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर P0 से रिप्लेस कर दिए। जबकि हम फाइनल प्रेशर P तक ले जा रहे हैं गैस को, तो हमने उसको P कंसिडर कर लिया, तो इसलिए हमारा ये जो इक्वेशन था ये कन्वर्ट हो गया इस इक्वेशन में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हमें पता ही है कि जो मोलर गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो GM0 प्लस आर टी एल एन पी बाई पी जीरो होती है। अब जो P है ये एक्चुअल प्रेशर नहीं है, इफेक्टिव प्रेशर नहीं है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया फ्यूगासिटी F से। मतलब एट प्रेशर P पर जो इसका एट प्रेशर P पर जो इसका ट्रू प्रेशर है वो F के इक्वल है, तो हमने यहाँ F कर दिया। तो ये फ्यूगासिटी के टर्म में आ गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूगासिटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो फाई एफ इज इक्वल टू होता है फाई इंटू पी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू होता है फाई इंटू पी। तो इससे आपने देख लिया। अब हमको एक डेरिवेशन करना है फ्यूगासिटी कैसे रिलेटेड होता है फ्यूगासिटी कोफिशिएंट के साथ और कंप्रेशन फैक्टर जेड के साथ। तो ये एक रिलेशन होता है जो कि गेट के प्रीवियस ईयर में कई बार इसके डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं इसी फार्मूले पे। गेट 2020 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, उसको मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो एल एन फाई इज इक्वल टू जीरो टू पी जेड माइनस वन बाई पी इंटू डी पी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है कि जो एक्टिविटी कोफिशिएंट का लॉगरिदम है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारा जो वी एम डी पी होता है ये जी पी माइनस जी एम पी डैश। ठीक है, ये पी डैश प्रेशर पे है मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, ये पी प्रेशर पे है। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो कि पी प्रेशर पे जो इसका एक्टिविटी फ्यूगासिटी है वो एफ लेते हैं, और पी डैश जो प्रेशर है इस पर जो फ्यूगासिटी है वो एफ डैश लेते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, ठीक है। तो हमने डिफरेंस देखा कि हमको ये मिल रहा है RT ln F बाई एफ डैश। क्लियर है। तो ये रियल गैस के लिए है, हाँ, कि हम अगर रियल गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं एक प्रेशर P डैश से लेकर के P तक, ठीक है, तो हम यहाँ P डैश से P तक जा रहे हैं, तो उस केस में ये मिलेगा हमको फ्यूगासिटी के टर्म में रिलेशन। अब देखिए F डैश और करस्पॉन्डिंग है P डैश के, तो अगर हम यही केस आइडियल गैस के केस में लें, परफेक्ट गैस के केस में लें, तो अब हमारा जो F डैश और F है ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, तो ये एज सच रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब ये P बाई P डैश के फॉर्म में आएगा, वहाँ पे आएगा F डैश बाई F के फॉर्म में आया ना, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस देखना है कि रियल माइनस आइडियल का डिफरेंस देखना है, ठीक है, कितना आ रहा है। तो ये आपने रख दिया सिंपल इक्वेशन में, तो ये आपको इक्वेशन फाइनली आपको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, अपने से करो आप, तो ये आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा RT ln F बाई P डिवाइडेड बाई F डैश बाई P इज इक्वल टू 1 बाई RT P डैश टू P VM माइनस V परफेक्ट इंटू DP। क्लियर है। अब अगर P डैश मेरा जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी रियल गैस अगर उसका हम लोअर प्रेशर पे तरफ जा रहे हैं तो वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, मतलब उस केस में जो F डैश होगा वो टोटली P डैश के इक्वल होगा, तो F डैश बाई P डैश का जो रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा। तो अगर उस चीज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, RT ln F बाई P इज इक्वल टू 1 बाई RT VM माइनस V परफेक्ट इंटू DP। तो अब फाई इज इक्वल टू मैंने बताया आपको कि F बाई P भी लिख सकते हैं, मतलब F इज इक्वल टू फाई इंटू P, तो ln F इज इक्वल टू 1 बाई RT, और इसके बाद हम कंसेंट इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अब जानते हैं हम कि जो परफेक्ट गैस है उसका जो मोलर वॉल्यूम होता है वो RT बाई P होता है, लेकिन रियल गैस के लिए जो होता है VM वो RT/Z बाई P होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इसको यहाँ पर पुट किया हमने मोलर वॉल्यूम की जगह पर, और इसको यहाँ पुट किया, उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो ये फाइनल इक्वेशन मुझे इस फॉर्मेट में मिल गया। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर 3 केस हम लोगों को पढ़ने हैं। केस फर्स्ट फॉर आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए जब फाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो सारे प्रेशर और टेम्परेचर पर अगर फाई 1 है तो ये देखो कि आपका ln फाई, ठीक है, ये अगर 1 है तो मतलब ये आइडियल गैस होगा या परफेक्ट गैस होगा, ठीक है। अब रियल गैस के केस में 2 क्राइटेरिया आती है, या तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z ये लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन होगा। तो अगर पहला केस कंसिडर कर रहे हैं कि Z जब लेस देन 1 है तो जो इंटीग्रेशन का जो फैक्टर है ना Z माइनस 1 बाई P इंटू DP, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये निगेटिव देगा आपको वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी एंड फाई उस केस में लेस देन 1 होगा, तो F बाई P जो होगा, हाँ, ये भी लेस देन 1 होगा, तो F जो होगा ये कम होगा प्रेशर से। दैट मीन्स कि हम जितना इफेक्टिव प्रेशर है मेरा, इफेक्टिव प्रेशर ये कम हो रहा है, हाँ, लेकिन जो नॉर्मल प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि टेंड टू स्टिक टुगेदर, मतलब अगर उन पे हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव प्रेशर उन पे कम लग रहा है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल वो स्टिक हैं, स्टिक टुगेदर, एंड मोलर गिव्स एनर्जी ऑफ द गैस इज लेस देन दैट ऑफ द परफेक्ट गैस, तो मोलर गिव्स फ्री एनर्जी उसका कम होगा ऑब्वियसली। अच्छा, एट हाई प्रेशर, तो वो मॉडरेट प्रेशर पे था, अगर प्रेशर हम बढ़ा दें तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी इस केस में, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी, तो F क्या होगा, ग्रेटर देन P होगा। हाँ, ये क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट या नेट के एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर F जो है इफेक्टिव प्रेशर अब ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है ये इनके बीच में इफेक्टिव प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू जो प्रेशर हम लगा रहे हैं,
ठीक है, दैट मीन्स कि रिपल्सिव इंट्रैक्शन आर डोमिनेट एंड टेंड टू ड्राइव द पार्टिकल अपार्ट, ठीक है, तो उसको मतलब दूर करता है। उसके बाद मोलर गिव्स एनर्जी ऑफ द गैस। हाँ, एक ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनके बीच में कौन सा, मतलब ये जैसे आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछेगा ये कि मतलब इसमें परफेक्ट गैस का कौन सा है और रियल गैस का कौन सा है। तो ये जो ब्लैक वाला है ना, ये आपको रियल गैस का है, ठीक है, और ये जो है परफेक्ट गैस का है जो रेड वाला है। तो देखो आप कि एक केस ऐसा आएगा कि जब दोनों का मतलब गिव्स एनर्जी इक्वल होगा, मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब जब लोअर प्रेशर है तो दोनों इक्वल हैं, आइडियल और रियल। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, तो आइडियल तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन रियल जो है ये थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है और देन उसके बाद ये इंक्रीज करता है। तो ये इसकी वजह से ही होता है, इफेक्टिव प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर लोअर प्रेशर है तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये मोलर गिव्स एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा सेचुरेशन के बाद, वहाँ पर देखो आप ये, हाँ, इसके बाद ये ज़्यादा है रियल गैस, तो ये ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फ्यूगासिटी एट लो प्रेशर। तो जैसे मैंने बताया कि अगर लो प्रेशर पे जाएगा, हाँ, तो ये सिस्टम क्या होगा, F इजक्वल टू पी होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे हम एल एन एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं कि x माइनस वन होता है, तो एल एन एफ बाई पी को हम लिख सकते हैं कि f बाई पी माइनस वन, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको f बाई पी इजक्वल टू लिख सकते हैं वन प्लस एल एन एफ बाई पी, ठीक है। और एल एन एफ बाई पी को हम जो है इंटीग्रेट करेंगे, तो जो इंटीग्रल वाला पार्ट है वो हमको निगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो माइनस हम उसको इंटीग्रल को कांस्टेंट मान ले रहे हैं कि कुछ हमको सॉल्व करके मिलेगा, तो वो मिलेगा मान लो अल्फा पी बाई आर टी। फिर इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो फाइनली जो हमको मिला वो मिला एफ इजक्वल टू पी स्क्वायर भी बाई आर टी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन था एक बार गेट 2020 में। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ जाइए, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेट 2000 का क्वेश्चन है क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस इज। तो ये आपको मैंने बताया ही है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन इसके लिए दिया है, हाँ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर आर क्या होगा, हाँ, तो कैसे रिलेट करते हैं ये बताओ आप। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि डेल्टा एच इजक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो डेल्टा एन जी यहाँ पर देखो कोई भी मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में नहीं है, सारे इधर भी सॉलिड में है, इधर सॉलिड और लिक्विड में है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो डेल्टा एच डायरेक्टली हो जाएगा डेल्टा यू के इक्वल, मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सॉरी, फॉर एन आइडियल गैस फॉलोइंग द adiabatic reversible expansion the plot of log p versus log v linear with the slope equal to। अब ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, हाँ, मतलब आप जा करके वहाँ देखो कि एल एन पी बाई एल एन वी के बीच में जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमको क्या मिला है, ये ऊपर से ग्राफ आ रहा था तो इसका स्लोप था माइनस गामा, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लो कि आपको मैंने कराया हुआ है, ठीक है। आइसोथर्मल के केस में था माइनस वन, जबकि यहाँ पर था माइनस गामा, ठीक। तो एक बार आप इसको ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर एन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू VF द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैस, ठीक है। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है डेरिवेशन, ठीक। तो वहाँ पर आप जाके देखो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी क्या होता है कि एंट्रोपी जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है। क्यों? क्योंकि आपका एक सिस्टम होता है और एक होता है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि ये डिफरेंट टेम्परेचर पर होता है, TH पे होता है सपोज, और ये होता है TC टेम्परेचर पर। तो इसका अमाउंट डिफरेंट हम देते हैं, जैसे यहाँ पर Q अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा, मतलब इसका जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, तो रिवर्सिबल मतलब होता है कि इक्वल क्वांटिटी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इरिवर्सिबल में क्वांटिटी इक्वल नहीं होता है। जैसे सराउंडिंग से अगर जा रहा है हीट तो QH अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है, लेकिन जो सिंक का सॉरी सिस्टम का जो एनर्जी है वो QC है। तो इस तरह से आपका जो एंट्रोपी मिलेगा ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये मैंने कराया हुआ है, आप एक बार जा कर के उसको देखो,
ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। Assuming that there is no chemical reaction change in the entropy between the 2 mole of N2, 3 mole of H2 and 2 mole of N2। ये क्वेश्चन गेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग आपको निकालना है। बताओ भाई, किसी को फार्मूला याद है क्या? बोलो। -R(-SO/Ni(ln(xi)। ठीक है, यही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 1 मोल के लिए नहीं दिया है। 1 के लिए दिया रहता तो xi ln xi लगाते। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया था तो आंसर शायद 62.79 आया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए मोनोएटॉमिक M and diatomic D at initial temperature Ti has been carried out independently from the volume V1 to V2। अच्छा, देखो अब क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन हो रहा है गैस का तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना बात? मतलब जो उसका टेम्परेचर इनिशियल में था Ti, ये जो फाइनल एक्सपेंशन के बाद जो टेम्परेचर होगा इससे हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि Ti सबसे ज़्यादा होगा इन दोनों में। ठीक, अब बात करते हैं Tm और Td की। तो गामा हम जानते हैं रिलेशन Tv⁻⁻1 इजक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो अब गामा की वैल्यू जो होती है ये होती है Cp/Cv। क्लियर है? तो डाई एटॉमिक गैस के लिए जो होता है गामा वो होता है 1.4। ठीक है, जबकि मोनो एटॉमिक के लिए आता है ये 1.6। तो अगर ये गामा की वैल्यू 1.6 वाला जो मोनो एटॉमिक होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको जो है इसका आंसर मिलेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब Ti सबसे ज़्यादा होगा, देन Td होगा, देन Tm होगा। अब रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज फास्टर एट ए हायर टेम्परेचर बिकॉज। तो अब देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो एट हायर टेम्परेचर पे ये जो क्वांटिटी है ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, तो उस केस में डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इसलिए क्या होगा कि इंथैल्पी ऑफ वाइब्रेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। हाँ, वाइब्रेशन की जो वेपराइजेशन की जो इंथैल्पी है वो हमेशा इंडोथर्मिक होती है, तो जिस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद देखिए ये है क्वेश्चन कि द इंटरनल प्रेशर ऑफ ए वंडर वाल गैस। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया है कि जो पाई होता है, ठीक है, ΔU/ΔV एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। आइडियल गैस के केस में कितना आता है और रियल गैस के केस में कितना आता है। तो रियल गैस के केस में ये A/V² आया था। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ये सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि द रिएक्शन N2 और H2 का दिया है और पूछ रहा है कंप्यूट द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस एंड कमेंट ऑन द साइन ऑफ द जो भी प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक, तो देखो ये मैंने सॉल्व किया है। सिंपली आपको क्या करना है कि अमोनिया का जो एंट्रोपी दिया है उसमें से मतलब 2 मॉलिक्यूल का एंट्रोपी है तो 2 में से इसको दोनों को घटा देना है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको निगेटिव मिलेगा। ये -198 के आसपास मिल रहा था मुझे, आप चेक कर लेना। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट देयर इज ए डिक्रीज इन द गैसियस स्पीसीज। तो इसका जो निगेटिव साइन आता है कि वो बता रहा है कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम है कंपेयर टू रिएक्टेंट, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? अच्छा, तो सॉरी, इसके बाद जस्ट ए मिनट। हाँ, देखिए फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बार आप सॉल्व करो। ठीक है, आइडियल गैस के लिए आप क्या करो कि एक बार इसको प्रेशर के टर्म में डिनोट कर दो, मतलब RT/V के टर्म में, फिर V के टर्म में डिनोट करो और फिर उसके बाद V को P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो।
और एक बार v को t के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली जो ये आपको आंसर दे रहा है ये -r²/p² दे रहा था। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक करो कि आंसर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि चेंज इन द एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम एंड साइमल्टेनियसली उसका टेम्परेचर भी ट्वाइस कर दिया जा रहा है इनिशियल टेम्परेचर के। तो कुछ नहीं, आपको डेल्टा एस फार्मूला लगाना है। क्या क्या लगाना है, यहाँ पर वॉल्यूम है। हाँ, तो सी वी एल एन T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। क्लियर है, यही लगेगा फार्मूला। तो सिंपल आपको T2 क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, जबकि वॉल्यूम क्या है V2 1/4 हो जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम का। आप इसका वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये मैचिंग का। ठीक, तो डेबा U बाई डेबा S एट कांस्टेंट V इसका क्या होता है, और फिर आपको डेबा U बाई डेबा V एट कांस्टेंट S। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि कैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड, हाँ, अंडर, सॉरी ये वाला नहीं था, एक मिनट, इसका ग्राफ उल्टा हो गया। गुड फिजिस्ट हैव, हाँ, हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर। ठीक, तो इससे आपने निकाल लेना है। हाँ, आपको इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप एक बार मैच करके देखो आपको आ रहा है नहीं आंसर। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज इन टर्म ऑफ द स्टेट फंक्शन। तो ये आपको अपने से करना है, मैंने ऑलरेडी सब करा दिया है। हाँ, सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब देखो जो नोट्स हैं उसी से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर नोट्स को पूरा अच्छे से पढ़ो। देखो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन मोनोऑक्साइड एट 0 केल्विन। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराया हुआ है कि S = KLNW। तो W जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 2⁴ होता है। तो फाइनली ये आपको K = R/Na कर दोगे तो 2R ln 2 मिलेगा, जिसकी वैल्यू आती है 5.76। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एवं प्योर लिक्विड वाटर आर इतना। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल फॉर द इक्विलिब्रियम। तो कितना होगा केमिकल पोटेंशियल में चेंज। तो देखो म्यू = होता है μ0 + RT ln P। ठीक है, क्लियर है, RT ln P/P0 होता है ना, ये है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखो सिंपल क्या करोगे कि म्यू माइनस μ0 ये आपको पूछ रहा है। हाँ, ये इक्वल होता है, तो ये म्यू माइनस μ0 इधर कर दोगे, RT ln P/P0 आपको रखना है। तो सिंपल आप देखो 298 केल्विन पे रखना है, तो टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। हाँ, और P0 की वैल्यू जो है वो प्योर केस में होता है वो 1 हो जाएगा, और P आपको यहाँ पर रखना है। तो P की वैल्यू है 24 एट 298 केल्विन। तो सिंपल आप रख दो RT ln 24, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 7.87 के आसपास आंसर आ रहा था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द प्लॉट ऑफ डिक्रीज अ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के लिए क्या है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम TDS = DQ। तो ये इसकी ही साइकिल है जो कि पूरा प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये स्क्वायर फॉर्म करता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी P और V का ग्राफ ऐसे नहीं मिलता है, P और V का ग्राफ ऐसे मिलता है, आपको जानते हो। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि डेल्टा S यूनिवर्स पूछ रहा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो यूनिवर्स का कितना होगा, और डेल्टा H सिस्टम का दिया है और डेल्टा S सिस्टम का दिया है। तो देखो डेल्टा S जो यूनिवर्स का होता है ये होता है डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। क्लियर है एक बात। तो डेल्टा S आपको ऑलरेडी दिया है, डेल्टा S सराउंडिंग का निकालना है। तो जो सराउंडिंग का डेल्टा S होगा वो होगा डेल्टा H सराउंडिंग / T। क्लियर है।
अब जो डेल्टा एच सराउंडिंग होगा ये माइनस होगा डेल्टा एच सिस्टम। ठीक, तो जो डेल्टा एच सिस्टम दिया है इसको माइनस करके आप यहाँ पे रख दो डिवाइडेड बाई टी 298 केल्विन। ठीक है, तो ये फाइनली आपको देख देगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा 111 जूल केल्विन इनवर्स। क्लियर है, एक बार आप करके देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ 54 ग्राम ऑफ वाटर इज राइज्ड फ्रॉम इतने से इतने डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। द चेंज इन द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो आपको पता है कि डी एच इजिक्वल टू जो होता है वो होता है सी पी एन सी पी डी टी। और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर H1 से H2 तक ले लो और यहाँ पर T1 से T2 तक ले लो। क्लियर है, तो T1 हो गया 15, T2 हो गया 75 और Cp की वैल्यू आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे, क्योंकि वाटर का 18 ग्राम इजिक्वल टू 1 मोल, तो 54 ग्राम में कितना होगा, 3 मोल हो जाएगा। तो 3 इंटू Cp dt। क्लियर है, इसको सॉल्व करके देखो आप, ये 13.5 के आसपास आंसर आ रहा था इसका। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर इज इतना एंड आइस। ठीक है, आइस का इतना है। इफ द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द आइस एट दिस टेम्परेचर इज इतना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विद द प्रेशर। ठीक है, तो कितना चेंज हो रहा है, तो हम जानते हैं कौन सा फार्मूला लगाएगा यहाँ बताओ। dP बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा H बाई T और V लिक्विड माइनस V सॉलिड। क्लियर है, यही फार्मूला लगेगा। और हीट ऑफ फ्यूजन है, ये हीट ऑफ फ्यूजन आपको दिया है। ठीक, तो ये आप वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। और फ्यूजन कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। हाँ, आइस से लिक्विड बनेगा तो T हो जाएगा 273 केल्विन। लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है, आइस का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये आप घटाओगे तो ये निगेटिव मिलेगा आपको। तो ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विद द प्रेशर, मतलब ये dP बाई डी टी नहीं निकालना है, dt बाई डी पी निकालना है। तो मतलब जो भी क्वांटिटी आपको सॉल्व करके मिलेगी उसका 1 बाई कर देना आप, जो क्वांटिटी आएगा। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो माइनस 0.075 मिलेगा। ठीक है, आप करके एक बार देख लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ 10 मोल ऑफ हीलियम एंड 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन को और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एस मिक्सिंग हाँ इज इक्वल टू माइनस आर हाँ समेशन ओवर एन आई एल एन एक्स आई, यहाँ से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर आपको कितना मिलेगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज कितना होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो H की वैल्यू क्या होगा, E बाई न्यू होगा। ठीक, अब E कितना होता है, E होता है हमारा mc²। ठीक है, सिंपल करने के लिए, और न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो M का जो होता है डायमेंशन होता है M, और C मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1। तो LT माइनस 1 का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई न्यू, न्यू मतलब होता है 1/t, तो ये हो जाएगा T माइनस 1। तो फाइनली इसको आप सॉल्व कर लो। हाँ, तो ये आपको मिलेगा ml2। ठीक है, और T माइनस 2 हो जाएगा, तो एक नीचे का T आएगा -1 का, तो वो हो जाएगा +1, तो ml2 T माइनस 1, ये आपका B आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लो। अच्छा, बोल रहा है कि इफ़ ए गैस ओबेज द इक्वेशन पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, द रेशियो ऑफ सी पी माइनस सी बी अपॉन में सी पी माइनस सी बी फॉर द आइडियल कितना होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से करो। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये आपको कैसे करना है मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। तो रियल गैस के केस में मैंने आपको बताया था कि सी पी माइनस सी बी का जो रिलेशन है वो टी इंटू यहाँ पर डी पी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये आपको निकालना है रियल गैस के लिए। हाँ, इसको आप जा कर के नोट्स में देखो और इसको आप सॉल्व करो, तो वैल्यू आपको कितना मिलेगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। 1 मिलेगा वैसे इसका आंसर। ठीक है,
free energy change for 1 mole of an ideal gas is the compressed isothermally from 1 atm to 2 atm। अब ये क्वेश्चन भी आप सिंपल कर सकते हो कि डेल्टा जी कितना होगा फॉर एन आइडियल गैस। तो सिंपल आप लगाओगे क्या, प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा जी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा जी इजक्वल टू हो गया एन आर टी एन एन पी टू बाई पी वन, ठीक है। तो पी टू यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। तो यहाँ पर आप रख दो पी टू की जगह 2, पी वन की जगह 1, देन आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आर टी एल एन 2, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन द स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतना, हाँ, एंड द इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो ये सिंपल आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो है मॉलिक्यूल NO2 का, तो इसका जो इंथैल्पी दिया है, ठीक है, उसमें से ये दोनों का घटा देना है आपको। क्लियर है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, एट एनी टेम्परेचर T द फ्यूगासिटी कोफिशिएंट गामा इज रिलेटेड टू दिस इक्वेशन। अब पूछ रहा है कि ये एक इक्वेशन दिया है पी भी माइनस पी इंटू वी माइनस बी इजक्वल टू आर टी। तो इसके लिए ये क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंपल, हाँ, इसको कर दो पी भी माइनस पी बी, ठीक, इजक्वल टू आर टी। अब पूरे इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दो, हाँ, इसको भी आर टी से डिवाइड कर दो। तो ये आप जेड माइनस वन के फॉर्मेट में ले आओ, तो जेड माइनस वन की जगह आपको मिलेगा पी बी बाई आर टी, ठीक, पी बी आई आर टी। और इसको फिर यहाँ पर इक्वेशन में इंटीग्रेशन वाले में रख दो आप, हाँ। तो यहाँ जेड माइनस वन की जगह आपको मिलेगा पी बी बाई आर टी, हाँ, इंटू पी डैश डी पी, ठीक। तो पी बाई पी से कट जाएगा, ये पी डैश एक्चुअली पी के ही इक्वल है, तो ये कट जाएगा, तो बी बाई आर टी मिलेगा, और डी पी का इंटीग्रेशन होगा ओनली पी, तो ये आपको मिलेगा पी बी बाई आर टी। तो जब आप गामा कोफिशिएंट निकालोगे तो ये ई टू द पावर पी बी बाई आर टी मिलेगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, एक्टिविटी ऑफ वाटर एट 11 बार एंड 298 केल्विन, ये एक्चुअली सोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है, तो पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, हमको पता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पी वन सी वन आर टी, हाँ, इक्वल टू पी टू सी टू आर टी। क्लियर है। तो यहाँ से आप C1 बाई C2 निकाल लोगे, तो एक्टिविटी क्या होता है, ये होता है C1 बाई C2, हाँ। तो यहाँ से आप इसको निकाल लोगे, क्योंकि आपको दो डिफरेंट प्रेशर दिया हुआ है, एक है 1 ATM पे और एक है 1 बार पे है, एक है 11 बार पे। तो आपको C1 और C2 का जो है रेशियो मिल जाएगा। फिर जो एक्टिविटी कोफिशिएंट वाटर का होता है, तो इसको जो है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपको C1 बाई C2 मिलेगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद ये 1000 ml में है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये 1.007 है, ये मैंने सॉल्यूशन में आपको दे दिया है, और उस सॉल्यूशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि 1 बार 300 केल्विन आर्गन दिया है, और यहाँ से ये 200 केल्विन 10 बार पे जा रहा है। तो इसमें पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी, मोलर चेंज इन द मोलर एंट्रोपी निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले देखो 1 आर्गन ये जो है 300 केल्विन है, ठीक है, और यहाँ से ये 1 बार है, हाँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 बार प्रेशर को हम फिक्स रहने देते हैं, टेम्परेचर को 300 से हम पहले 200 करेंगे। तो उस केस में हमारा जो एंट्रोपी चेंज होगा वो मूल्य मिलेगा NCP ln T2 बाई T1 से। क्लियर है, क्योंकि उस केस में प्रेशर आपका कांस्टेंट है। दूसरा केस होगा कि जब हम 200 केल्विन 1 बार पे पहुंच जाएंगे आर्गन को लेके, तो 200 केल्विन से 1 बार प्रेशर से हम जाएंगे 200 केल्विन 11 बार प्रेशर पे। क्लियर है। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, उस केस में आपको मिलेगा
जो एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होगा वो R ln P1/P2, ठीक है। तो ये हमको पता ही है, हाँ, डेल्टा S ये होता है। तो आप इन दोनों को सम कर दीजिए, तो ये आपको टोटल एंट्रोपी पूरे प्रोसेस का मिल जाएगा, ठीक है। आप करके सॉल्व करके देखो, मेरा आंसर -27.57 आया था, आप चेक कर लो आंसर आ रहा है या नहीं। उसके बाद मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ये दिया है QT, ठीक है, वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर दिस सिस्टम कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि CV बराबर होता है, क्या होता है, dQ/dt, राइट, एट कांस्टेंट V, क्लियर है, ये होता है। तो अब हम इस Q को हम इस तरीके से करें कि हमको जो Q है इसका डिफ्रेंसिएशन करना है T के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो हमारा पास एक फार्मूला होता है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का एक्चुअली क्वेश्चन है, जब वहाँ मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या फार्मूला है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फार्मूला पुट कर सकते हो, ये मैंने आपको नोट्स में करके मैं दे दूँगा, ठीक है। तो KT² d2 ऑफ ln Q डिवाइडेड बाई P dP2 इंटू N। तो ये आप जब फार्मूला लगाओगे 1/KT² d2 ln Q/dP2 इंटू N, तब ये फार्मूला आपको सॉल्व होकर के आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आपको मिलेगा ये 3R वैल्यू मिलेगा, ठीक। तो पहले इस इक्वेशन का लॉग लेना पड़ेगा, देन उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फॉर दिस, हाँ, डेल्टा U दिया है इस प्रोसेस के लिए, डेल्टा S दिया है, और पूछा है कि डेल्टा G कितना होगा। तो डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट, ये होगा। अब हम जानते हैं कि डेल्टा H की जगह भी हम लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT माइनस T डेल्टा S, ये हम लगा सकते हैं। तो डेल्टा NG यहाँ पे कितना होगा, 2 माइनस 0 मतलब 2RT, तो इसको आप यहाँ पे रख दो सिर्फ 2RT, और उसके बाद पूरे इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो डेल्टा U डेल्टा S का, देन इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्लियर है बात, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। हाँ, ये मेरा आ रहा था -11.08 किलो जूल के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 273 केल्विन इतना दिया है। द इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 273 इतना दिया है। द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमाइजेशन। तो सिंपली आपको पहले क्या है कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फिर लिक्विड से वेपर जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दिया है, यहाँ से यहाँ तक का दिया है। अब डायरेक्टली आपको सॉलिड से वेपर का पूछ रहा है, तो दोनों का सम कर दो, वही वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सोल्यूशन। तो अब मैंने आपको डेल्टा S मिक्सिंग बोला था, क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा आइडियल गैस के केस में, हाँ, और डेल्टा G मिक्सिंग जो है वो निगेटिव होगा। तो पहले दो स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, और डेल्टा V मिक्सिंग ये 0 होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, तो ये दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि फॉर द एबव कार्नोट undergone by an ideal gas identify the process in which the change in the internal energy is non zero। अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी किस में जीरो होती है। अब आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वहाँ पर इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसमें तो जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्लस कंप्रेशन दोनों में जीरो नहीं होगी, तो दूसरा और चौथा प्रोसेस हो जाएगा, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। अच्छा, तो अब इसमें से कौन डिफाइन करता है। तो सिंपल आप देखो कौन सा डिफाइन करेगा। तो DG इक्वल टू क्या होता है आपका, आपको पता ही है, हाँ, मतलब कैसे सॉल्व करोगे। तो आप सिंपली यहाँ पे रखो VdP माइनस SdT, हाँ, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा। ऐसे ही डेल्टा H का देखोगे तो वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा A के केस में आपको मिलेगा। तो इसलिए आप सॉल्व करो इस इक्वेशन को, जैसे मैंने ट्रिक बताया है वैसे, फिर आप देखो कि आपको क्या आंसर मिल रहा है।
ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, ऑन द फॉलोइंग इनइक्वलिटी द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो आप जानते हो कि सारे जो जितने एनर्जी हैं, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, हाँ, ये सारे जो है लेस देन जीरो होते हैं। तो डेल्टा जी जो है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस देन जीरो होगा, ठीक। तो ये लेस देन जीरो होगा। उसके बाद इंटरनल एनर्जी ये ग्रेटर देन जीरो दिखा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इंट्रॉपी यू एंड वी पर ग्रेटर देन जीरो होती है, तो मतलब पहला और तीसरा, ठीक है, ये प्रोसेस जो है फिजिबल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एट 1 बार एंड 298 केल्विन फॉर द प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, डेल्टा जी की वैल्यू दिया है, ठीक है, और डेल्टा वी एम दिया है। द मिनिमम प्रेशर बार, हाँ, पूछ रहा है इन विच द प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन 1 बार, इतना। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि आपको डेल्टा जी दिया है, तो आप सिंपल जानते हो रिलेशन कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी। क्लियर है। तो आपको डेल्टा वी दिया है, हाँ, और डेल्टा जी दिया है, और इनिशियल प्रेशर दिया है, और फाइनल प्रेशर आपको निकालना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो P2 माइनस P1 इसको लिख सकते हो आप। P1 की वैल्यू 1 बार दी है, P2 आपको निकालना है, तो सिंपली वैल्यू पुट करो और निकाल लो आप आंसर, और बाद में फिर इसको मुझे कमेंट में करके बताओ कि आपको आंसर कितना मिल रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, फॉर ए सिस्टम सब्जेक्टेड टू ओनली पीवी वर्क इंट्रॉपी इज गिवन बाई। तो इंट्रॉपी किसके द्वारा दी जा रही है, तो आप चेक करो इसको कौन सा प्रोसेस जो है इंट्रॉपी देगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने से करके देखो क्या आंसर आ रहा है, देन मैं आपको आंसर यहाँ पर बता दूंगा कि कितना आंसर मिल रहा है इसका, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली सिंपल दिख रहा होगा कि ये आपको तो दिख ही रहा होगा कि डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, हाँ, ये आपको एंट्रोपी देता ही है, देता है। और इन तीनों में से एक देखना है कि और कौन सा है, तो आप देख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, यहाँ पर दो आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।